कीमती कागज़ आपके खोए हुए शेयर्स आपको वापस दिलाता है। जैसे हम कहते हैं कि खोया हुआ इंसान तो नहीं ला सकता, बट खोए हुए शेयर्स ज़रूर ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि आपके एंसेस्टर्स ने जो पैसे लगाए हैं इन शेयर्स वो कहाँ हैं, उनको कैसे ढूंढा जाए? तो आज हमारे साथ हैं कीमती हितेश, जो क्लेम करते हैं कि खोया हुआ इंसान तो नहीं ला सकते, बट खोए हुए कागज़ वो ज़रूर ला सकते हैं। मैं ये प्रेफर करूँगा कि उनको उनका खोया हुआ धन मिल जाए, रादर देन कि जो हम काम करेंगे। शेयर्स तो फिर भी कागज़ है। कागज़ को कीमती बनाना ही हमारा काम है, KYC अपडेट करना, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स सिंक्रोनाइज नहीं होते। उसके बाद आता है नेम चेंज। आपका सर्टिफिकेट पे कुछ नाम अलग है और डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम अलग होता है। 99% ऑफ द केसेस में लोगों के सिग्नेचर अपडेट नहीं होते हैं, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया था वो 80s और 90s में किया था। 10 लाख लोग हैं यस, जिनके पेपर्स अनट्रेस्ड हैं। बच्चों के नाम पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जब हम ये शेयर्स क्लेम करने जाते हैं, हमको आज की वैल्यू से वो मिलते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट का ये रूल था कि 7 साल अगर आप डिविडेंड क्लेम नहीं करते हो, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स इफ यू आर नॉट क्लेमिंग डिविडेंड्स, सारे डिविडेंड्स और शेयर्स दोनों गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। ये शेयर्स एक्चुअली अनट्रेसेबल हो कैसे जाते हैं? जितना हो सके अपनी फैमिली में इन्वॉल्वमेंट रखिए, फाइनेंस के प्रति लोगों को जागरूक करिए और लोगों को शेयर करिए कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है। मैं मानता हूँ कि नॉमिनी अपडेट करना इज़ नॉट ओनली वन थिंग, एटलीस्ट आप जॉइंट अकाउंट प्रेफर करो। सो जो शेयर्स बंद हो जाते हैं, जो कंपनीज बंद हो जाती हैं, वो शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, शेयर मार्केट इज़ द फ्यूचर। आपको अगर रियल वेल्थ बनानी है तो आपको यू हैव टू बी इन स्टॉक मार्केट ओनली। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण कीमती हितेश जी। सर, आप हमारे शो में आए, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। यू आर गोइंग टू शेयर सम गुड इन्फो विद अस टुडे अबाउट द ब्रांड दैट यू हैव, कीमती कागज़। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। Jai Shri Krishna, thanks for inviting me for a unique things which we are doing. Kimti Kagas is basically into physical to demand, and we convert or we can find lost physical shares on a Kimti Kagas. ओके सर, आप थोड़ा मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? Sure. So my background is from commerce. I'm into from finance background. I have been into the financial market since 2012, and this is a very good journey till now, and hoping for the best in future also. तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर हिंदी प्रेफर करेंगे, इसलिए हम हिंदी में कॉन्वर्सेशन करना ज़्यादा, मतलब इट विल बी नाइस कि हम हिंदी में ज़्यादा उनको इन्फो दें। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि कीमती कागज़ एग्जैक्टली क्या करता है? कीमती कागज़ आपके खोए हुए शेयर्स आपको वापस दिलाता है। जैसे हम कहते हैं कि खोया हुआ इंसान तो नहीं ला सकता, बट खोए हुए शेयर्स ज़रूर ला सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर पिचिंग एट। Right. कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है? यस, IPF है वेबसाइट MCA की अंडर में जो आती है, जहाँ पे आप फिजिकल शेयर्स की डिटेल्स, अगर आपको लगता है कि फिजिकल शेयर्स आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पे आप ढूंढ सकते हो। एंड आपकी वेबसाइट कीमती कागज़ है, यस हम उस पर भी ढूंढ सकते हैं? यस, बहुत ईजीएस्ट वे में हम लोग ने वेबसाइट बिल्डअप की है, थैंक्स टू प्रशांत शाह डिफाइनेज टीम, जिन्होंने हमको वेबसाइट बिल्डअप करके दी है। और ये कंपनी कीमती कागज़, इसका मोटिव क्या है एग्जैक्टली? मोटिव काइंड ऑफ यू कैन से कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट किया था और आपको पता नहीं है, सो बट अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन कीमती कागज़ से अगर पता चलेगी, हाउ यू विल लाइक इट, या ऑब्वियसली इट विल Right. बी, या राइट? तो सेम वे वी हैव मेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने फैमिली पेरेंट्स के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो रिलायंस, MRF, बजाज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है 90s और 80s के टाइम पे, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारे आपके इस पे लिस्टेड वेबसाइट पे। हैं। यस यस, तो वी हैव मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द पर्पज इज ओनली कि आपका खोया हुआ धन आपको वापस मिले। एंड लोग
जब आपके पास आते हैं या आप अप्रोच करते हो लोगों को, तो वो किस माइंडसेट से आते हैं? पहली बात तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि उनके नाम पे कुछ उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, या तो फिर उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया जो उनको नहीं पता है. सो एज यूजुअल हम लोग जानते हैं या तो फिर समझते हैं कि लोग अपने राज अपने तक ही रखते हैं और फिर वो चले जाते हैं. तो ये खोए हुए राज है जो आपको कीमती कागज़ पे डेफिनेटली मिल सकते हैं. और ये शेयर्स एक्चुअली अनट्रेसेबल हो कैसे जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. तो जब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये 80s और 90s में हर्षित मेहता के टाइम पे फिजिकल शेयर्स में ट्रांजेक्शन होता था. और 80s और 90s के टाइम पे जेरोक्स समथिंग वैसे कुछ होता नहीं था, तो लोग वैसे भी जेरोक्स कॉपी नहीं रखते थे. और 80s और 90s के बाद आप जहाँ पे अभी भी रहते हो, एटलीस्ट आपने 3 से 4 घर शिफ्ट किए रहेंगे. तो फोरमोस्ट रीजन इज एड्रेस चेंज, के एड्रेस चेंज होता है वो. सेकंड रीजन इज होल्डर डिसीज, क्योंकि जिसने 80s 90s में इन्वेस्टमेंट किया था उसकी एज वो टाइम पे 40-50 के आसपास की होगी. और अगर ऑलमोस्ट अभी देखेगा तो 30-40 साल हो चुके हैं. होल्डर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो हो करके. तो होल्डर डिसीज सेकेंड मोस्ट रीजन. थर्ड इज द मिसिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स. सर्टिफिकेट्स कागज ही नहीं है, तो आप किसके बेसिस पे आप आगे प्रोसेस करोगे करके. एंड द फोर्थ रीजन इज लेजीनेस. जिसका है उसको पता नहीं है तो फिर प्रोसेस कैसे करते हैं वो गाइडेंस नहीं होती है. तो दिस इज द रीजन कि वो अभी भी अनक्लेम है और अनअवेयर है. सो सपोज वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो उनके बच्चे क्लेम कर सकते हैं? डेफिनेटली यस. और कैसे क्लेम कर सकते हैं? So there is a process depend upon the value. So as per government laws it says कि अगर वैल्यू 5 लाख से ऊपर है तो आपको प्रोबेट सक्सेशन या तो फिर विल की रिक्वायरमेंट रहेगी. अगर वैल्यू 5 लाख से कम है तो आप जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रहते हैं फैमिली ट्री आप प्रूव करके आप क्लेम कर सकते हो. कई लोगों के पास बहुत सारे पेपर्स, जैसे अभी पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं या तो बहुत सारे पेपर्स, जैसे ही वो लोग उनके वार्डरोब्स खोलते हैं, शेयर्स के पेपर्स होते हैं एंड दे आर क्लूलेस कि ये चीज़ें क्या है. सो विल यू बी एबल टू हेल्प देम विद दिस डेफिनेटली यस. in a situation like that? यस डेफिनेटली यस. Okay, how do you want them to approach you? They can share the certificates, photographs, scan copies on our email, or they can even do a WhatsApp also. We will check. हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सी कंपनी वर्किंग है. बहुत बार ये होता है. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि रिलायंस पेट्रोलियम इनिशियली वाज द लिस्टेड एंड देन वो रिलायंस इंडस्ट्री में मर्ज हुआ था. तो आपके पास रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स रहेंगे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री के मिले रहेंगे, डिपेंड अपॉन मर्जर रेशियोज. तो आप रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स अगर आप हमको चेक करेंगे देंगे, हम चेक करेंगे एंड देन आपको डिटेल्स बता देंगे उसकी करंट वैल्यू कितनी है. और जब हम ये शेयर्स क्लेम करने जाते हैं, हमको आज की वैल्यू से वो मिलते हैं? डेफिनेटली यस. और आपको बाय द ईयर कुछ बोनस प्लेट्स जो भी हुए रहेंगे वो सारी चीज़ आपको बकायदा मिलती है. सो सपोज हमने वो शेयर 10 रुपीज़ के लिए थे इन दोज डेज, हाँ, वो जो भी उसका इतने सालों में ट्रांजैक्शन हुआ वो सब होके, वो सब होके प्लस डिविडेंड भी आपको मिलेगा. तो और वैल्यू तो है ही, साथ में आपको जो उसका ब्याज है वो भी आपको मिलता है. तब तक के लिए ये चीज़ें कहाँ पे स्टोर्ड हैं? वो कंपनीज अपने पास रखती है. और एक रूल आया था 2017 में जिसको हम लोग कहते हैं IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. जहाँ पे गवर्नमेंट का ये रूल था कि 7 साल अगर आप डिविडेंड क्लेम नहीं करते हो, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स इफ यू आर नॉट क्लेमिंग डिविडेंड्स, सारे डिविडेंड्स और शेयर्स दोनों गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे. तो ये सारा चीज़ स्टोर होता है गवर्नमेंट के पास और कंपनी के पास भी सेफ है. व्हेन यू आर क्लेमिंग, जब आप क्लेम करते हो KYC डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते, आपको सारी चीज़ बाकायदा वापस मिलती है फॉर श्योर. गवर्नमेंट ने कोई ना कोई डेडलाइन तो दी होगी इसके लिए? हाँ, डेडलाइन है. तो फिजिकल शेयर्स में KYC अपडेट करने की डेडलाइन यूजुअली आती रहती है सेबी की तरफ से. बट एक मेजर डेडलाइन है बेनामी एक्ट दिसंबर 2025 वाला, कि जहाँ पे अगर आप KYC अपडेट नहीं करते हो तो सारी चीज़ बेनामी एक्ट में चली जाएगी और वहाँ से रिट्राइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो आई सजेस्ट कि जितनी भी जिसके अभी भी फिजिकल शेयर्स है दिसंबर 2025 के पहले एटलीस्ट क्लेम कर ले. सो बेसिकली वो कागज़ जो आपके कबर्ड में पड़े हुए हैं वो वाकई कीमती हैं. बहुत ज़्यादा. आप लोगों को जब हेल्प करने जाओगे इन चीज़ों को लेके, वो कागज़ दे ब्रिंग इट टू यू, हाउ डू यू नो आफ्टर दैट परफॉर्म इन दिस होल एक्ट? मतलब इसकी क्या एक तरीका क्या है इस एक्टिविटी का? सो वी हैव टू स्क्रूटिनाइज द केस. हम लोग डेप्थ पे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली केस कितना डिफिकल्ट है और
क्या क्या चीज़ प्रॉबिलिटी बन सकती है. सो आई गिव यू 2-3 एग्जाम्पल्स. जनरली जो फीमेल्स के नाम पे जो शेयर्स होते हैं वो शादी के पहले के नाम के होते हैं, तो उसमें नाम करेक्शन या तो फिर नाम चेंज करने की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी होती है. सेकेंड फोरमोस्ट रीजन आता है जो नाम डिलीशन, कि भाई सर्टिफिकेट 3 लोग के नाम पे बट उसमें से 2 लोग अभी हाजिर नहीं है, एक नाम है, तो उसमें नाम डिलीट करना होता है. सो वेरियस काइंड ऑफ केस आपको मैं कह सकता हूँ करके, उसके बेसिस पे फिर आगे हम लोग काम करते हैं. अभी एक कॉमन मैन है लाइक जिसको कोई ही इज क्लूलेस कि उसके पास कुछ था भी क्या, या उसके पेरेंट्स ने कुछ लिया भी था क्या, तो वो किस तरीके से इसको करे, उसका मतलब उसका प्रोसीजर, वो जैसे अभी आज मैं कहती हूँ ये मैसेज जो है कई लोगों के पास पहुँचेगा, दे विल ऑल गेट क्यूरियस कि ये क्या चीज़ है और कैसे किया जाए. तो आप कुछ बता सकते हैं कि हाउ डू दे गो अबाउट इट? ओके, सो देर इज़ अ 2 वे. एक तो अगर आपके पास अगर कुछ ऐसे कागज़ है तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो फिजिकल शेयर्स आपके काम के है कि नहीं है. तो जनरली जब भी ऐसे सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो आप हमें शेयर कर सकते हो. कंपनी हर साल डिविडेंड इशू करती है, तो डिविडेंड में डिविडेंड वारंट भी आता है. और डिविडेंड वारंट के हम लोग को फोटोज या तो स्कैन भी शेयर कर सकते हो. कंपनी एनुअल जनरल रिपोर्ट भेजती है, वो भी आप हमको शेयर कर सकते हो. ये तो हो गया जो आपके पास है वो. आपको दूसरा ऑप्शन ये है जो आप कीमती कागज आपको हेल्प कर सकता है, जहाँ पे आप हमने 3 ऑप्शन वहाँ पे दिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लोकेशन. आप अपने फैमिली के नाम पे अगर चेक करना, आप सिर्फ लास्ट नेम में डाल के सर्च करोगे, आपको लिस्ट मिलेगी आपके फैमिली के नाम पे किसके नाम पे है. इनकेस अगर आप सिर्फ कोलाबा डालोगे, कोलाबा में जितने भी लोग रहते रहोगे 80s और 90s के नाम पे, वो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग वेलेपाले अगर सर्च करें, तो वेलेपाले में जितने भी जीवीपीडी, इल्ला, आप लोकेशन डालो, लोकेशन में आप सर्च कर सकते हो. और प्रोबेबिलिटी क्या है लोगों की कि कितने लोग ऐसे हैं जो कौन से सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, अपर क्लास फैमिलीज़ हैं, और कई लोग तो इतने अभी दे आर वेरी वेल ऑफ, दे डोंट रियली केयर कि क्या है. तो क्या है रेशो, क्या है इसका? जो हम लोग ने इतने सालों में ऑब्जर्व किया है, यू कैन से कि 80% कम्स इनटू मिडिल क्लास एंड 20% कम्स इनटू अपर मिडिल क्लास. सो अपर मिडिल क्लास में भी बहुत सारे, यू कैन से अपर मिडिल क्लास में भी 20% में से 50% मेजोरिटली शिफ्टेड टू आउट ऑफ इंडिया. तो बहुत बड़ा चंक अमाउंट है जो आउट ऑफ इंडिया ऑलरेडी सेटल हो चुका है, जो एनआरआई है, और उनके पास अभी कोई रीच आउट नहीं कर सकते. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट आप वेबसाइट पे आके आप गो थ्रू कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो. बट जैसे आप बोल रहे हो 80% मिडिल मिडिल क्लास है, क्लास वो क्या करें? दे कैन अप्रोच, दे कैन सर्च. आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने एंड से इनिशिएटिव लेके चेक करो. या तो फिर मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया था हर्षित मेहता के टाइम पे, तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई करके आप सर्च कर सकते हो. तो कैसे किया जाए, वहाँ से कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? आप फर्स्ट नेम आप पेरेंट्स का नाम प्रेफर कर सकते हो. आपकी फैमिली का नाम, अगर फैमिली के किसी और के नाम पे है, चाचा के नाम पे आप वैसे प्रेफर कर सकते हो. लोकेशन वाइज आप प्रेफर कर सकते हो. अच्छा, लोकेशन में भी आ जाता है. राइट. एंड अगर आप एरिया वाइज देखने जाओ कि आपको क्या लगता है कि कौन से एरिया के लोग ज़्यादा इसमें फॉल करते हैं? आई कैन से 3 लोकेशन इज़ द टॉप मोस्ट जहाँ पे बहुत अच्छा वैल्यू है. वन इज़ द कोलाबा, जहाँ पे पहले हब अपना BAC है जो वहाँ से है. सो वहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे बिलोंग करती है. सेकंड इज़ पाली हिल, बैंड्रा यू कैन से. एंड थर्ड इज़ द घाटकोपर, जहाँ पे बहुत अच्छा फिजिकल शेयर्स मार्केट, पहले लोग वहाँ पे बाइंग ज़्यादा प्रेफर करते थे. एंड ड्यू टू सम रीज़न दे हैव शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, एंड दैट्स द रीज़न कि एड्रेस चेंज होने की वजह से कंपनी का जो फर्दर कम्युनिकेशन होता था वो उन तक नहीं पहुँचता था, और इसके वजह से अभी भी वो अनक्लेम है. पर कहीं ना कहीं डिविडेंड आता है, तो वो रिटर्न बैक चले जाता है. तो वो एक आई वुड से इट इज़ अ मतलब सबूत है वो कि हाँ, हाँ. तो अगर आपके पास कुछ भी डिविडेंड वारंट्स है, तो वो उसके बेसिस पर हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं. अगर सिर्फ डिविडेंड वारंट है, पेपर्स नहीं है, हाँ, पता नहीं है कि किसने किया था क्या, उस भी पता चलेगा? डेफिनेटली यस, वी कैन गो अहेड. सिर्फ इतना पता चलने से? हाँ. सो आप कहते हैं कि जो कुलाबा साइड के लोग हैं, या फिर सबसे ज़्यादा चंक जो है शेयर्स के, वो साइड के अभी तक अनट्रेसेबल है, यस. एंड वो लोग आपके टच में आ सकते हैं अगर उनके पास सिर्फ डिविडेंड का एक पेपर भी आता है,
या कोई तरीके का डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में। सो ये जो बैंक अकाउंट्स वो टाइम पे उसके साथ अटैच्ड थे, वहाँ पे अभी तक डिविडेंड आता है कि अभी अभी वो उसका भी एक अलग प्रोसीजर है? लोगों ने अब तक डिविडेंड क्लेम करने के लिए बैंक अकाउंट्स अटैच ही नहीं किए थे। सो जनरली क्या होता था कि जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो वो डिविडेंड वारंट्स क्लाइंट को भेजती है, इन्वेस्टर को भेजती है, और इन्वेस्टर फिर उसके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते थे। सिंक बैंक अकाउंट सिंक करना फिजिकल शेयर्स में अभी सेबी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने फोर्स किया है कि आप बैंक अकाउंट सिंक करो करके केवाईसी अपडेट थ्रू। सो इसलिए बैंक अकाउंट अपडेट अब तक हुए नहीं है। ओके, एंड कीमती कागज़ उसमें उसको हेल्प करती है। डेफिनेटली यस। हमको जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक सबूत है तो हम वो शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं डेफिनेटली यस। बिफोर 2025 दिसंबर। यस। उसके बाद फिर वो आपको कोर्ट के पास जाना होगा, लॉयर के पास जाना होगा, एंड देन उसके थ्रू आपको प्रोसेस करना होगा। इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट एंड टफ। अगर एक अकेला बंदा है वो ये शेयर्स क्लेम करना मतलब उनके लिए मुश्किल है कि कि मैं नहीं क्लेम कर पा रहा हूँ, उनको आप कैसे हेल्प करते हो? सो फर्स्ट रीज़न इज़ कि हमको उनकी केवाईसी अपडेट करनी होती है। तो केवाईसी अपडेट करने में उनके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत बार आधार, पैन, बैंक अकाउंट वो सिंक्रोनाइज नहीं होते। तो हमको पहले वो सिंक करना होता है, एंड देन उसके बाद हमको उनकी केवाईसी करनी होती है। तो फर्स्ट और जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो केवाईसी अपडेट करना होता है, उसके बाद सारी प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज ये जो जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, लाइक पिताजी के साथ, मम के साथ, या दो भाई बहनों में, पहले तो किसी का भी नाम डाल देते थे शेयर्स में कि इन दोनों के नाम पे ले लो। फॉर्म आता था, ऊपर एक नाम, दूसरा नाम नीचे। फिर उनको अलग से डीमैट अकाउंट्स वगैरह खोलने पड़ते हैं? हाँ, तो जैसे आपके सर्टिफिकेट्स में सीक्वेंस रहती है, वैसे ही आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सर्टिफिकेट्स में आपके माताजी फर्स्ट है और पिताजी सेकंड है, आपको डीमैट भी वैसे ही प्रेफर करना होता है। बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वैसे सीक्वेंस में, बट डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट वैसे ही होती है। ओके, सो बैंक अकाउंट आपके दोनों के उसी बैंक में होंगे, चलेगा? अलग भी होगा चलेगा, उसी बैंक में होगा चलेगा, सीक्वेंस भी ऊपर नीचे होगी तो चलेगा। बट ओके डीमैट अकाउंट्स की सीक्वेंस जैसे सर्टिफिकेट में वैसे ही लगती है। ओके, और फिर नेक्स्ट थिंग इज केवाईसी करना है। केवाईसी करना। ओके, एंड उसके बाद वी कैन कम टू यू। नहीं, वो केवाईसी इनिशियली से लेके आप फ्रॉम फिजिकल ड्रॉर से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस हम करके आपको देते हैं। तो आपके एंड से आपको सिर्फ सिग्नेचर करनी रहती है, सारा बैक एंड पेपर वर्क कीमती कागज़ करता है। वाह, आपका मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ। एंड कितने लोगों के शेयर्स हैं जिनको आपने हेल्प किया है ट्रेस करने के? कितने लोगों के ऐसे, you've helped a lot of people, that's what I have heard and you have also told me. तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने हेल्प किया है? हम लोग ने मुंबई में 2000 लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 90% लोग उस जगह पे ही नहीं रहते। सो दिस इज़ द मोस्ट रीज़न कि हम लोग ने वेबसाइट बनाना प्रेफर किया था, कि जब लोगों से फिजिकली प्रेफर करना चाहा कि उनसे मिलते करके उनको अवेयर करने के बाद तुम्हारे पास ये फिजिकल शेयर्स है जिसकी वैल्यू सो एंड सो है, बट आपको नहीं पता है। तो एड्रेस रीलोकेशन आपको कहेगा तो शिफ्टिंग करना इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर अस, कि उनको रीच आउट नहीं कर पा रहे थे। तो कीमती कागज़ वेबसाइट पे आप खुद आके फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आप हमको रीच आउट कर सकते हो। ओके, सो ये जो लोग हैं जिनको आप इनकी पूरा डेटा है आपके पास? Yes, we have uploaded 10 lakh entries on प्लेटफॉर्म, जहाँ पे 700 कंपनीज हैं जो हम लोग ने कवर की है, और सारा फिजिकल शेयर्स तो नहीं कह सकता, बट हम लोग ने फिजिकल शेयर मार्केट का 30% डेटा हम लोग ने कवर करने की कोशिश की है। 10 लाख लोग हैं यस। जिनके पेपर्स अनट्रेस्ड हैं, हाँ। और व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स? अकॉर्डिंग टू IPF 2023 के हिसाब से 25,000 करोड़ वैल्यू इज स्टिल अनक्लेम। और एक 2023 में एक आर्टिकल आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 और 1.5% ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट स्टिल इन फिजिकल फॉर्म।
तो सपोज अगर आप मान के चलो कि 4 ट्रिलियन अपना इंडियन इकोनॉमी है, उसका 1% आप अगर पकड़ लो तो स्टिल फिजिकल मार्केट इज दैट मच बिग अमाउंट. और ये अभी भी वेल्थ उनकी क्रिएट हुई जिनको पता ही नहीं है. सो एक चीज़ इसमें मैं बोलूँगी कि इज़न्ट इट इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू टेल द चिल्ड्रन और डिस्क्लोज व्हाट दे आर डूइंग टू द चिल्ड्रन. आई अंडरस्टैंड कि बच्चे फ़ायदा उठाते हैं या वॉट एवर, बट अवेयरनेस तो होना बहुत ज़रूरी है. अवेयरनेस होना ज़रूरी है. और आपका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट है, आपको अगर आप डिस्कस नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो आगे आके बच्चे लोग को वो क्लेम करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है. Because what is the use? You have put in your hard-earned money in that paper. Anyway, you have to help a lot of people get out of this, please. We are there for. Yeah. So, sir, इसका प्रोसेस जो है वो कर मतलब कितना टाइम लगता है? सपोज आई ब्रिंग द पेपर्स टू यू, आई ब्रिंग अ बैग ऑफ पेपर्स टू यू. Approximately how long do you think that you will take to verify and bring it to some judgment? सो जनरली हमारे पास ऐसे जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो यूजुअली जोला लेके आते हैं. तो उनके पास 100 शेयर 150 शेयर्स फिजिकल शेयर्स होते हैं, जिनको हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना होता है कि उसमें से कितने वर्किंग है, कितने वर्किंग नहीं होते. तो बहुत बार मर्जर डीमर्जर होके नई कंपनी होती है, तो हमको फाइंड आउट करना होता है. प्रोसेस में अगर मैं आपको बात करूँ तो 3 महीने से लेके 3 साल तक का टाइम लगता है. सो डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द केस. तो कई केसों में हमारे पास 3 साल भी निकले हैं और 3 महीने में भी काम हो जाता है. एंड लोग बोर नहीं हो जाते? वो बोर होते इसलिए हमको काम करना मज़ा आता है, बिकॉज हम बोर नहीं होते, हमें मज़ा आता है. मैं आपको अगर बोलूँ कि आपको मैं खोया हुआ धन जो है आपका, जो आपके पास नहीं था, वो मैं आपको ला के दूंगा, आपको जितनी खुशी होगी उससे ज़्यादा हमको खुशी होगी, बिकॉज हमने आपको वो चीज़ रिट्राइव करके दी है. कोई केस आप मुझे बता सकते हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो टू गेट देयर मनी बैक? बहुत इंटरेस्टिंग है. हमारे क्लाइंट है जिनकी एज है 101, 101 साल के. टचवुड बहुत अच्छे हैं माता जी. तो उनके नाम पे फिजिकल शेयर्स है एंड वो हम लोग रिट्राइव कर रहे हैं. देयर आर 3 होल्डर्स. ऑल होल्डर आर सुपर सीनियर. सो वन इज़ द 101, सेकेंड इज़ 88 एंड थर्ड इज़ द 78. एंड वी आर डूइंग प्रोसेस फॉर देम. और हमको दिल से बहुत खुशी होती है कि जब हम ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग काम करके देते हैं. आपने इन लोगों को ट्रेस कैसे किया? डिड दे कम टू यू और यू फाउंड देम? वी फाउंड देम. एंड उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था. और व्हेन दे कम टू नो, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पास ऐसा कोई चीज़ है, होगी भी, या तो फिर इन्वेस्टमेंट किया भी रहेगा. अमूमन क्या होता है, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, तो हम प्रेफर जो वही चीज़ करते हैं जो हमको याद रहती है. कुछ अगर आपकी चीज़ रहती है जो 3 साल 5 साल पुरानी हो जाती है, तो हम वो दिमाग से निकल जाती है. तो जो इन्वेस्टमेंट आपने 80s और 90s में किया रहेगा, आपको अभी विजुअली याद नहीं भी रहेगा, आप भूल चुके रहेंगे. तो उनकी बहुत सारी मेमोरीज रिकलेक्ट हुई कि हाँ उन्होंने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था बट भूल गए थे. सो या दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी फॉर अस कि हम लोग ने ऐसी हेल्प किया जो उनको नहीं पता था. और आप 100 की एज पे अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मॉनेटरी चीज़ मिलती है, आप बहुत ज़्यादा खुश प्रेफर करते, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो. सो इफ आई एम नॉट इंट्रूडिंग, कुछ आइडिया ऑफ व्हाट वुड बी द अमाउंट दैट वो टाइम पे उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया और आज क्या हो गया होगा? इट मस्ट बी इन मल्टीपल्स. उस टाइम का तो नहीं पता, बिकॉज उनको भी मेमोरी रिकलेक्ट करना मुश्किल था. बट हाँ, करंट वैल्यू अगर आपको मैं बोलूँ तो 15,500 ग्रासिम है, जिसकी वैल्यू 3 शेयर के आसपास होती है. और उसके बाकी और 2 शेयर्स है जिसकी सबकी वैल्यू अगर मिला के करो तो 4 CR है. और माता जी बहुत खुश है. नाइस. इसमें आपको कितना टाइम लगा? 3 years. वी आर स्टिल चेजिंग, बिकॉज एज है तो सिग्नेचर करना और लेना डिफिकल्टी होती है. सो या 3 साल से हम वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट एक पोर्शन आ चुका है, एक पोर्शन अभी भी क्लेम करना बाकी है. सो जो शेयर्स बंद हो जाते हैं, जो कंपनीज बंद हो जाती हैं, वो शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं होती. नहीं. पर जो शेयर्स की वैल्यू है, द कंपनीज आर स्टिल रेडी टू गिव इट टू द क्लाइंट्स, राइट? राइट.
तो रेडी टू गिव इन द सेंस कि जो लिस्टेड है वो हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं, जो लिस्टेड नहीं है मार्केट में, जो डिलिस्ट हो चुकी है तो फिर जो बंद हो चुकी है उसमें हम कुछ काम नहीं कर सकते। ओके सर, कीमती कागज अगर आपने देखने जाओ, इज इट द ओनली कंपनी दैट इज डूइंग दिस वर्क? ऑर्गेनाइज मार्केट में मुंबई में अगर आप बात करो तो वी आर द फ्यू वंस, और बाकी है जो नोएडा और दिल्ली साइड है। यस They are also doing it. यस But it's only like 2 or 3 companies. यस So आपका स्कोप तो बहुत अच्छा है. हाँ, बट लिमिटेड भी है। एज आई टोल्ड यू कि बेनामी एक्ट है दिसंबर 2025, तो तब तक है इन्वेस्टर्स के पास टाइम है, तो तब तक एटलीस्ट केवाईसी अपडेट करके फिजिकल टू डिमैट प्रोसेस कर सकते हैं। ओके एंड आपको क्या लगता है कि आप कितने लोगों को रीच आउट कर पाओगे? आप जब आप किसी से मिलते भी हो तो आप ऑब्वियसली इसके बारे में बात करते हो, तो कितने लोगों को आपने बात करके रीच आउट किया और आपको क्या लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से या बाय टॉकिंग अबाउट इट आप कितने लोगों को रीच आउट कर पाओगे? व्हाट इज़ द फिगर यू आर लुकिंग एट? आई एम लुकिंग टू रीच आउट एटलीस्ट 1 लाख पीपल, एटलीस्ट 1 लाख लोगों के जो फिजिकल शेयर में 10 लाख की डिटेल्स हमारे पास वेबसाइट पे है, तो उसका 10% भी अगर रीच आउट हो जाए मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मैं ये प्रेफर करूँगा कि उनको उनका खोया हुआ धन मिल जाए, रादर देन कि जो हम काम करेंगे एटलीस्ट आपके पेरेंट्स ने आपके बिहार पे इन्वेस्टमेंट किया था वो आप तक रिटर्न पहुँच जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। Yeah, you were telling me that you feel very, it brings you great pleasure to get their money back to them. राइट राइट। या क्योंकि आप इन शेयर्स के बारे में जानते हैं, कितने परसेंट शेयर होल्डर्स हैं जो आपको लगता है कि अभी भी कीन है टू कम आउट देयर एंड डू इट? लाइक कीननेस बताइए आप मुझे। जैसे आपके पास सपोज 200 लोग आए, उसमें से कौन था जो जल्दी से बोला नहीं आई वांट द मनी, या फिर कौन था जो बोला होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं? सो आई कैन से कि 10 में से 6 लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कीन होते हैं। 4 में भी ये नहीं होते कि वो कीन नहीं होते, उनको भी उनका खोया हुआ पैसा वापस चाहिए होता है। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि फैमिली डिस्प्यूट्स, कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपने पेरेंट्स के नाम पे होता है, कुछ बातचीत प्रेफर नहीं करते ब्रदर्स अपने आप में, फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से वो चीज़ अटक जाती है। बाकी हर कोई चाहता है कि उसके भी खोए हुए पैसे वापस उसको मिल जाए। और इस पे टैक्सेशन का क्या क्लॉज है? टैक्सेशन इन जनरल आपको मैं बोलूँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही इसमें सिर्फ एप्लीकेबल होता है, और जहाँ पे आप इनहेरिटेंट अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, जहाँ पे होल्डर की डिसीज है और आपको अगर एज अ किड आपको चिल्ड्रन अगर मिल रहा है तो वो इसी पे आपको टैक्स फ्री होता है। बट अगर होल्डर अलाइव है तो जब तक आप सेल नहीं करते हो तब तक तो वो कुछ टैक्सेबल नहीं है। जब आप सेल करते हो तो फिर वो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में वो कंसिडर होता है। सर, कॉमन मैन के अलावा किन किन लोगों तक आप, मतलब किन किन लोगों के लिए आपकी सर्विस हेल्पफुल हो सकती है? ओके, सो CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस एजेंट्स, ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सर्विस में रहते हैं वो सारे को हम कैटर कर सकते हैं। बिकॉज ये सारे लोगों के पास ऐसी फिजिकल शेयर्स लेके जो आते हैं वो उनको सर्विस नहीं दे पाते हैं, तो वो सारे काम हम उनको करके दे सकते हैं। या बिकॉज कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन पेपर्स का क्या करना है। राइट राइट। सो ऑल दे कैन थिंक अबाउट इज CA के पास चले जाओ। यस, तो वो जब भी हमारे पास कुछ कागज होते हैं तो CA, म्यूचुअल फंड, जो भी हमारे फाइनेंशियल एडवाइस जो हमारा होता है हम उनके पास जाते हैं, और उनको भी ये थोड़ी बहुत चीज़ पता होती है बट मेजरली डीपली नहीं पता होते, तो हम उनको इजीली कैटर कर सकते हैं। ओके और अब तक जो आपने अमाउंट लोगों का रिट्राइव किया है, कुछ उसका फिगर आप मेरे को बता सकते हैं? नियरली 25 CR हम लोग ने रिकवर किया है। 30% ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, डिमेट में अभी आ चुका है और उनको मिल भी चुका है, बाकी का हम प्रोसेस में कर रहे हैं। तो वो तो लोगों को मिल जाएगा फॉर श्योर, पर लाइक डू यू थिंक कि और लोग आते हैं या आएंगे टू गेट देयर मनी? डेफिनेटली यस, बिकॉज जिनके अभी भी फिजिकल है वो तो कहीं ना कहीं पे तो डेड एंड है ही, जैसे Right. आपको मैंने बताया, तो डिमेट में तो करना ही है। सो वी आर होपिंग टू रीच आउट 1,000 CR एज EM, जो भी हम लोग 25 करोड़ के आसपास है। क्योंकि अगर आप ने जो अमाउंट बोला कि गवर्नमेंट के पास है और ये जो अमाउंट है इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, अग्री। तो उसका गैप कैसे फिल होगा? बाकी लोग भी है और
ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो पेपर वर्क, टाइम ड्यूरेशन, सारी चीज़ पकड़ के अगर हम चले तो 1000 CRB बहुत, आई एम हैप्पी विद दैट. इसमें जो चार्जिंग स्ट्रक्चर है, जैसे अगर मैं आपके पास आती हूँ, मेरे लाख रुपए के या 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं, हाउ मच विल यू चार्ज मी टू डू द वर्क? तो मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, तो उसमें से मैं 12 रुपया 10 रुपया मैं लेता हूँ करके. Okay, which is not much. Which is, yeah, because all the paperwork and everything is done by you, and it is a lot of running around. Yes, time duration and paperwork are much more difficult task for us. अब जब जो कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज मल्टी सिटीज़ में हैं, आप इनको कैसे अप्रोच करते हो? We do हम लोग उनको कुरियर बेस ही करते हैं. फिजिकल इंटरेक्शन क्लाइंट के एंड से और हमारे एंड से रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इनकेस अगर कभी हो तो हम प्रेफर करते हैं. बाकी सारा कम्युनिकेशन पेपर वर्क कुरियर थ्रू हो जाता है. एंड वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं. क्योंकि अगर आपके 5 लाख के शेयर्स हैं, आप 3 बार भी जाके आ जाओ, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट ऑल द मनी. यस, आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं होती है. मैं आपके व्यूअर्स को भी कहूँगा कि आपको फिजिकली कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है. आप सारा कम्युनिकेशन कुरियर बेस करो, पोस्ट थ्रू करो, कम्युनिकेशन होता है, दे रिस्पॉन्ड. And what are the difficulties you face, you know, in this whole process or in this whole thing? क्या difficulties आती है आपको भी? डिफ़िकल्टीज बहुत सारी है. तो जैसे मैं आपको पहली जो हमको लगती है वो KYC अपडेट करना, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स सिंक्रोनाइज नहीं होते. उसके बाद आता है नेम चेंज. आपका सर्टिफिकेट पे कुछ नाम अलग है और डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम अलग होता है. 99% ऑफ द केसेस में लोगों के सिग्नेचर अपडेट नहीं होते हैं, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया था वो 80s और 90s में किया था, और अभी आपकी साइन जो बैंक में रहती है वो भी अलग होती है. मैं आपको बोलूँ कि आप 40 साइन करो एक पेज पे, आपकी फर्स्ट साइन और 40 वाली साइन, आपकी 40 वाली साइन भी आपकी अलग रहेगी, तो सिग्नेचर मिसमैच आता है. और एक चीज़ आती है जहाँ पे एड्रेस चेंज होता है, तो आपका सर्टिफिकेट एड्रेस अलग है KYC वाइज, और आपका करंट एड्रेस वो भी अलग होता है. नेम डिलीशन, सर्टिफिकेट में 3 से 4 लोग होते हैं. अभी सब जो भी हाजिर रहेंगे उनके नाम रखने होते हैं, बाकी के लोग नाम डिलीट करने होते हैं. तो नेम डिलीशन. डुप्लीकेशन के जहाँ पे सर्टिफिकेट ही आपके पास नहीं है, डिविडेंड वारंट से है, तो फिर कुछ रिपोर्ट से, या तो फिर हम आपको अगर हेल्प करते तो उस केस में डुप्लीकेट करना होता है प्रोसेस में. वन मोर रीज़न इज़ एक ही होल्डर है जो होल्डर अलाइव नहीं है, तो उनके बिहार पे आपको प्रोबेट या तो फिर सक्सेशन आपको क्रिएट करना होता है. तो वो एक चीज़ रहती है जिसमें ज़्यादा लंबा टाइम जाता है. और लास्ट फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ IEPF, जहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाते हैं, जहाँ पे आपको डिविडेंड और शेयर्स दोनों आपको गवर्नमेंट से क्लेम करना होता है. और ये प्रोसेस ज़्यादा पेपर वर्क और टाइम टेकिंग है. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज जो होती है वो हम क्लाइंट के बिहाफ पे एग्जीक्यूट करके देते हैं. एंड जैसे अभी गर्ल्स हैं, वो शादी के पहले उनका नाम अलग होता है, शादी के बाद उनका नाम अलग होता है, या फिर वो लाइक अलग सिटीज़ में चले जाते हैं. हाउ डू दे कम बैक एंड अप्रोच टू यू? बिकॉज ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स ने भी, कई के पेरेंट्स नहीं हैं अभी, उनके लिए तो इट मस्ट बी सच अ नाइस थिंग कि यू नो कि हमारे, लेट अस फाइंड आउट कि कुछ हमारे पेरेंट्स हमारे लिए छोड़ गए हैं कि नहीं. हाउ विल यू बी एबल टू हेल्प देम? वेरी गुड क्वेश्चन. लाइक कि ये जनरली फीमेल्स में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है कि उनके शादी के पहले वाला नाम उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया रहता है. तो उसमें 2 से 3 चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट हो आप उसके बेसिस पे कर सकते हो. कहीं के पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट ना हो तो आप गैजेट प्रेफर कर सकते हो. गैजेट में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आप स्कूल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर सकते हो, और शादी के बाद वाला नाम आपके पास जो है उसके बेसिस पे आप प्रोसेस कर सकते हो. तो वो चीज़ आप इजीली टेक केयर कर सकते हो. जहाँ पे आपको सिग्नेचर नेम मिसमैच में आपको यहाँ पे दिक्कत आती है वो आप कर सकते हो. हाँ, दिक्कत कहाँ पे आती है कि फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम सुनील है और सर्टिफिकेट में नाम सनी लिखा हुआ है, वो दिक्कत आएगी. वो चीज़ क्लियर करना डिफिकल्ट होता है. बट जहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ प्रूफ होते हैं, वो हम कर सकते हैं. पर इंडिया में तो कई लोगों के नाम पेट नेम्स के नाम पे, तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारी चीज़ बेनामी में चली जाती है. बेनामी में जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट या तो फिर जो अथॉरिटी है उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है कि आप क्लेमेंट हो कि नहीं. तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी कम है कि उसको हम क्लेम कर सकते हैं.
दैट मीन्स एनीथिंग विच जिसके ऊपर आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लाइक आधार कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट, उससे आप नहीं क्लेम कर नहीं कर सकते। सकते। मेरे पास ऐसे काफ़ी केसेस आए। होता क्या था कि 80s और 90s में जब भी लोग शेयर्स लेते थे तो उन लोग IPO ज़्यादा मोस्टली प्रेफर करते थे, और ज़्यादा IPO लगे उसके लिए वो क्या करते थे, बहुत सारे वेरियस नाम में वो अप्लाई करते थे। तो फॉर एग्जांपल सुनील, आपको मैंने नाम बताया कि सनी के नाम पे अप्लाई कर दिया, बट सनी नाम का पर्सन रहता ही नहीं है, तो आपको शेयर्स वो कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है वो नाम जो आप कॉम्बिनेशन देखते हो आधार कार्ड पैन कार्ड में, वो भी हम प्रेफर करते हैं कि आपका सिंक्रोनाइज कितना बेटर हो। उसके बाद फिर हम लोग फिजिकल सर्टिफिकेट में हम लोग नाम चेक करते हैं। पर पहले क्या कंपनीज बगैर एनी डॉक्यूमेंटेशन सनी के नाम पे दे देते थे? यस। यू मीन टू से आईपीओ में अगर मैंने कोई भी नाम भरा होगा वो टाइम पे मिल जाता था? यस। तो वो टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर कहाँ करते थे, वो तो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, उसके बाद फिर मोस्टली हम लोग डिजिटल एरा में हम आए और सेबी फॉर्म्स हुआ, और फिर हम लोग ने प्रोसेस करना स्टार्ट किया। सो और क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे अर्शद मेहता के ये पूरे सिस्टम के बाद? प्रॉब्लम्स नहीं आए थे, ऑलरेडी के बेटरमेंट हुई थी। हम लोग फिजिकल टू डीमैट के एरा में आए थे, और बहुत सारी चीज़ सिंक्रोनाइज होके इन अ गुड वे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम लोग अवेयर हुए थे। ओके। आज भी कई लोगों के डीमैट अकाउंट्स हैं नहीं, उनको वो कैसे मतलब उनको कैसे हेल्प करोगे आप? डीमैट अकाउंट जो सर्टिफिकेट्स में कॉम्बिनेशन है वो ओपन करने होते हैं। सो हाँ, कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे अनअवेयरनेस रहती है लोगों को कि भाई डीमैट अकाउंट होता क्या है, तो उनके चिल्ड्रंस जो किड्स होते हैं वो अवेयर होते हैं, तो वो उनके बेसिस पे हम लोग आगे काम कर लेते हैं। बच्चों के नाम पे शुड यू बाय शेयर्स? अभी अभी आप कर सकते हो एज आप पेरेंट रह के, बट जनरली लोग प्रेफर नहीं करते, लोग अपने नाम पे ट्रेडिंग, बच्चे के नाम पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप शेयर्स ले सकते हो बच्चे के, तो आप गिफ्ट कर सकते हो, बट आप बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो करते थे। हाँ, पहले करते थे। Right. पहले भी लोग जो करते थे वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रखते थे। राइट, तो आपका एडवाइस होगा कि बच्चों के नाम पे नहीं लेने चाहिए? आप लेके उनको गिफ्ट दे सकते हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसमें। ओके। सो आप हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या एडवाइस करोगे इस चीज़ को लेके कि हाउ शुड यू गो अबाउट, लाइक इवन इफ यू हैव टू बाय और डू एनीथिंग यू नो विथ ऑलरेडी व्हाट यू हैव, किस तरीके से इसको हैंडल करें? सी हम लोग ने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे फिजिकल शेयर्स में चीज़ ये रहती थी कि उस ज़माने में ना स्टॉक मार्केट को एज अ ब्लेम गेम या तो फिर गैम्बलिंग प्रेफर करते थे। उसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स अपने मेम्बर्स को, मतलब जो मुखिया था, जो बंदा था जिसने इन्वेस्टमेंट किया, अपने फैमिली को शेयर नहीं करते थे। उसकी वजह से सारे राज उन तक ही लिमिट रहते थे। आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपने तक ही रखते, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर नहीं करते। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, आप एटलीस्ट एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो, कुछ डायरी मेंटेन कर सकते हो जहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। तो अपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटी हो, इंश्योरेंस हो, आपके मेडिक्लेम्स भी अगर होते हैं, आपका कुछ अगर LIC में पॉलिसीज भी होते, टर्म प्लान भी अगर आपका हो, तो आप मेंटेन करके अपने शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को। रीजन में आपके एब्सेंस में आपके फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे और कैसे किया हुआ है। और समहाउ अगर फिर वो नहीं पता होता है तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसको प्रूव करने में। मैं आपको ये भी चीज़ कहूँगा कि नॉमिनी इज़ नॉट ओनली वन थिंग, कि सिर्फ नॉमिनी कर दिया तो फिर सब कुछ चीज़ अच्छी रहेगी। आफ्टर सर्टन अमाउंट आपको प्रूव करना होता है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विल रखो तो ज़्यादा बेटर होती है। पर कई बार तो विल में भी आप कई चीज़ें मेंशन नहीं करते हो, लाइक यू सेड के शॉर्ट मेमोरी होती है, तो कई चीज़ें आपके एंड आई थिंक शेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इन दिस। यस। तो सजेशन यही रहेगा कि आप जितना हो सके अपनी फैमिली में इन्वॉल्वमेंट रखिए, फाइनेंस के प्रति लोगों को जागरूक करिए और लोगों को शेयर करिए कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है। अनटिल अनलेस आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर शेयर नहीं करोगे तो उनको ही आगे आके डिफिकल्टी होगी आपके एब्सेंस में, और जितनी आपको एक्सपर्टीज है आपके चीज़ के बारे में आपकी फैमिली को नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी बात करोगे कि जब मेरे पेरेंट्स के नाम पर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो मुझे पता होना चाहिए, और जब मेरा इन्वेस्टमेंट होगा तो मेरी फैमिली, मेरे चिल्ड्रंस, मेरी वाइफ को उनको पता होना चाहिए। क्योंकि आइडियली हम लोग करते ही इन्वेस्टमेंट इस लॉजिक से हैं कि ये चीज़ आगे बेनिफिट होनी चाहिए। राइट।
सर आप मुझे ये बताइए कि कीमती कागज़ इसको किस प्रोसेस में हैंडल करता है? मतलब उसका प्रोसेस क्या है? जैसे अगर मैंने कीमती कागज़ पे सर्च किया एज़ अ वेबसाइट, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? सो प्रोसेस इज़ लाइक कि हम मान लीजिए हर्षद मेहता की बात करते हैं, तो आप वेबसाइट पे अगर जब भी आओगे तो फर्स्ट नेम देयर इज़ ऑप्शन, आप फर्स्ट नेम में हर्षद डाल सकते हो, मेहता में लास्ट नेम में मेहता डाल सकते हो और आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा फिल्टर चाहिए तो हर्षद मेहता और आप लोकेशन भी आप बॉम्बे मुंबई आप डाल सकते हो। आपको लगता है कि नहीं पापा के नाम पे नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे फैमिली से भी किसी ने अगर कन्विंसमेंट किया तो आप वो सर्च करना है, तो आप सिर्फ मेहता डालोगे और लोकेशन में आप मुंबई बॉम्बे करके आप डाल सकते हो। उसमें आपको मिलेगा क्या कि जितनी भी मेहता फैमिली से बिलोंग्स करते थे सारी आपको लिस्ट मिलेगी। आपको लगता है कि नहीं मुझे पता नहीं कि मेरी फैमिली ने किया कि नहीं किया, बट मुझे पता है कि 80s 90s में लोकेशन क्या था। तो मान लीजिए कि इरला करके विले पाले में जो एरिया है, तो सिर्फ आप इरला करके डालोगे, आपको इरला में जितनी भी लोगों की रहेगी आपको मिलेगी। इसमें और एक चीज़ ये भी हो सकती है, हो सके आपका अगर ना मिले बट आपके पड़ोसी का आपको मिल सकता है, तो आप अपने पड़ोसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, भाई ये यहाँ पे एक चीज़ है जो आपके नाम पे आपके पेरेंट्स के नाम पे, आप उनको वो चीज़ शेयर कर सकते हो। एंड सर आप मुझे बताइए कि जैसे अभी आपने बोला कि आप इसमें क्या-क्या फ़िल्टर्स लाइक सपोज़ मुझे ये नहीं याद कि माय पेरेंट्स वर लिविंग इन दिस सोसाइटी और व्हाटएवर, तो और क्या-क्या फ़िल्टर्स हम यूज़ करके वी कैन और क्या प्रिसाइज़ फ़िल्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं? आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जब भी आप लास्ट नेम प्रेफर करोगे, आपकी फैमिली फॉर एग्जांपल शाह अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत कॉमन सरनेम है, बट मैं आपको बोलूँ जगलानी तो बहुत यूनिक सरनेम है जो ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। तो आप सिर्फ जगलानी करके भी सर्च कर लोगे, बिना लोकेशन बिना फर्स्ट नेम आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। सो आप इजीली उनको कैटर करके आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको लोकेशन भी बोल सकते हो। और एक चीज़ ये है कि हमारी वेबसाइट पे नॉट ओनली इन इंडिया, आपको 20 कंट्रीज़ के भी लोकेशन वाइज मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ ये भी बोलोगे कि यूएई तो आपको मिलेगा, आप बोलोगे दुबई, ओमान, यूएसए, अब हम लोग ने 20 कंट्रीज़ को कवर किया है, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ भी आप प्रेफर कर सकते हो। सो 20 कंट्रीज़ में आपने क्या कवर किया है? देर इज़ अ गुड चंक अमाउंट इन यूएसए, यूरोप में अच्छा है, यूनाइटेड किंगडम एंड यू कैन से ऑस्ट्रेलिया में कुछ पोर्शन है, तो इस जगह पे काफ़ी अच्छा है। बट मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट मेन हुआ है वो मुंबई में, महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत अच्छा अमाउंट है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वो टाइम पे किया था करके। और स्पेशली इन मुंबई तो आपको बोला कि कोलाबा, पाली हिल में लोगों ने इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा किया है। मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने कहीं बाहर की कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट किया है? नहीं नहीं, वो बाहर की कंट्रीज में तब रहते थे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके। सो ऐसे कई लोग हैं जो माइग्रेट कर गए, कई फैमिलीज़ हैं जो माइग्रेट कर गई, उनका क्या? उनका भी डेटा है आपके पास? यस वी हैव एंड वी कैन प्रोसेस दैट आल्सो, अगर वो डॉक्यूमेंट सपोर्ट रहते, बिकॉज एनआरआई एनआरओ वो कैटेगरी में चले जाते, तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा लंबा चले जाता है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन जो भी सारा चीज़ रहेगा वो कुरियर थ्रू रहेगा, तो वो टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, बट डेफिनेटली यस। सो यू मीन टू से कि अरशद मेहता के टाइम पे जो लोग इंडिया में रहते थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, अब बाहर चले गए हैं, उनके डेफ़िनिटली कहीं न कहीं लिस्टिंग है यस 100%, एंड दे कैन क्लेम इट। डेफिनेटली यस। So it's a very strong and big message because a lot of people who are listening to us will, can come to Keemti Kaagaz, and if they are not listed on Keemti Kaagaz, go to the government site and find out कि किस तरीके से वो अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। यस यस फॉर श्योर, दिस इज़ माई मैसेज कि भाई आपका खोया हुआ धन है जो आपको नहीं पता है, बट प्लीज़ कम एंड चेक, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम। तो हमको कम से कम टाइम में जो भी हमारा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो हमारे दादा परदादा ने किया है वो हमको कवर करना है। एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ ओनली महाराष्ट्र के गुजरात ऑल्सो? वी आर टेकिंग केयर ऑफ होल वर्ल्ड। राइट नाउ वी हैव servicing to USA client and one more from UAE. So we are catering to any place because location is not difficult for us. जगह हमको दिक्कत नहीं है because we are doing paperwork. So we are doing anything. सर आपने बोला कि 26 CR तक आपने ऑलरेडी, इसमें आपको कितना समय लगा? सी हर एक का केस अलग अलग होता है, हर एक का टाइमलाइन अलग अलग होता है। सो वी टुक ऑलमोस्ट 14 to 17 वीक
हम लोग ने जो काम किया है 2014 से 17 तक, वो हम लोग ने प्रो बोनो लाइक फ्री में किया था, बिकॉज वी वर ऑलरेडी डूइंग अ वन वर्क जहाँ पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे थे. सो क्लाइंट्स जो आते थे हम उनको सर्विस देते थे. 17 में हमारे पास एक केस आया जो भी सेम, हम लोग ने फीस हम लोग ने कुछ नहीं चार्ज किया था, उसको सॉल्व करने में हमको 3 साल लग गए. तो कोविड में, जस्ट कोविड के 1 महीने पहले फरवरी 2020 में वो चीज़ सॉल्व हुई. एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ है जो लोगों को डिफ़िकल्टीज है और उसमें टाइम लग रहा है, देन हम लोग इसमें कुछ सोच सकते हैं करके. एंड देन कोविड में बहुत अच्छा टाइम मिला, सब अपने घर पे थे, हम अपना रिसर्च कर रहे थे. एंड देन हम लोग ने कोविड में 1-1.5 साल हम लोग ने इस पर मेहनत किया. एंड देन आफ्टर कोविड, जैसे ही कोविड ओपन हुआ, वी स्टार्टेड शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन एंड वी रीच आउट टू 2000 पीपल, जो हम लोग ने आपको बोला. एंड देन रियलाइज हुआ कि यार ये लोग, मैं लोगों तक पहुंचूंगा डिफिकल्ट है, बेटर है कि मैं जगह बनाता हूँ जहाँ पे लोग आके ढूंढे, वो उनके लिए भी ईजी है और मेरे लिए भी ईजी है. तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड. एंड कोविड में ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा कि नहीं? नहीं, कोविड में नहीं अप्रोच किया था. कोविड में एक दिक्कत हमको जो मेजरली आई, बहुत सारी फैमिलीज ने अपने लव वंस को खो दिया. सो प्रोसेस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज डेथ केस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वे, कि जब आपको पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ता है और आपको क्लेम करना पड़ता है कि भाई एक ही इंसान के नाम पे आप शेयर ट्रांसफर करोगे. तो डेथ केस इज़ अ डिफिकल्ट वन. हाँ, जहाँ पे इंसान अवेलेबल है, जहाँ पे हाजिर है, वहाँ पे हम प्रोसेस कर सकते हैं. सो अभी आपने मेरे को ये बात बोली, तो ये तो कहीं कभी भी हो सकता है, कोविड नॉट ओनली ड्यूरिंग कोविड, कि फैमिली में एक ही बंदा बच गया या फैमिली में सिर्फ एक कपल बच गया. सो हाउ डू दे अप्रोच, you know, get all their money out, or how do this, so they come to you and they'll approach you and you can solve the यस problem तो for them? लीगल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. सो वहाँ पे लॉयर की रिक्वायरमेंट आती है. फिर वो चीज़ पहले कोर्ट थ्रू क्लियर करते हैं, देन कोर्ट के बाद जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके बेसिस फिर हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सर काफ़ी लोगों का मानना है कि रियल एस्टेट में यू गेट फिजिकल पोजेशन, गोल्ड लेना ज़्यादा, शेयर्स तो फिर भी कागज़ है. आपका क्या कहना है इस पे? कागज़ को कीमती बनाना ही हमारा काम है. सो यू स्टिल वाउच फॉर बाइंग शेयर्स? 100%. बिकॉज इक्विटी और ब्रोक, यू कैन से कि शेयर मार्केट इज़ द फ्यूचर. आपको अगर रियल वेल्थ बनानी है तो आपको यू हैव टू बी इन स्टॉक मार्केट ओनली. और ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें अभी भी कई लोगों ने क्लेम नहीं किया है? प्रोविडेंट फंड है, LIC के इन्वेस्टमेंट है. जो LIC इंश्योरेंस जिसने ली है वो बहुत सारे लोगों की अनक्लेम है. यू कैन से UTI मास्टर शेयर्स, जहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ कनेक्ट विथ योर कस्टमर बेस, बिकॉज उनके पास UTI मास्टर शेयर्स के अगर हो या तो फिर मॉर्गन स्टैनली के अगर सर्टिफिकेट्स हो तो स्टिल इट हैज़ अ वैल्यू. बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स में भी अनक्लेम अमाउंट है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो. इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हम लोग करते हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों के अभी भी अनक्लेम अमाउंट पड़े हुए हैं. इनकम टैक्स रिटर्न्स पे? वहाँ पे भी है, यस. सो अगर आप एक्यूमुलेट करके अगर देखो इन सारे को, तो एटलीस्ट 1 लाख करोड़ का अमाउंट है जो अभी भी अनक्लेम है. और ये सारा इक्विवेलेंट है फिजिकल मार्केट शेयर के अमाउंट के साथ. सो अभी भी बहुत संभावना है लोगों की कि उनको मिल सकता है उनका डेफिनेटली पैसा. यस. Because 1 lakh crores is a very big amount. वेरी बिग, वेरी बिग. And where will all this money go? एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ. और फिर वो बेनामी अकाउंट में चला जाएगा. Possibility. I can't comment on that because that is up to the government. But physical shares का yes, there is a SEBI circular कि वो दिसंबर 2025 में बेनामी एक्ट के हिसाब से वो चले जाएगा if they are not updating their KYC. Okay. You have anything to tell the viewers, like particularly कि ये आपने करना चाहिए and this is how you should be able to get back your money? मैं मानता हूँ कि नॉमिनी अपडेट करना इज़ नॉट ओनली वन थिंग. एटलीस्ट आप जॉइंट अकाउंट प्रेफर करो, और हो सके तो अपनी जो भी डिटेल्स है अपने फैमिली मेम्बर में डेफिनेटली शेयर करो और विल बना के डेफिनेटली रखो. बिकॉज जितना आप क्लैरिटी और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके रखो अपने फैमिली मेम्बर्स में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और सारी चीज़ अपने तक ना रखो, अपने फैमिली मेम्बर्स में डेफिनेटली शेयर करो. मेरा तो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू ऑल द गर्ल्स हु गॉट मैरिड, द लेडीज़ जो आज बड़ी हो चुकी हैं.
डेफिनेटली उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे किया होगा, या फिर इफ़ दे आर लकी वो उस टाइम के आईपीओ में उनका पैसा डाला होगा। प्लीज़ गो एंड चेक। आई एम श्योर आपका कहीं ना कहीं नाम है, और आपको वो पैसा आज भी क्लेम करने के लिए या वापस लाने के लिए या उस पैसे को आप तक पहुंचाने के लिए कीमती हितेश जी आपको ये हेल्प करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। आई होप ये बहुत लोगों को बेनिफिट हो। आई होप कि बहुत लोग आपके पास आएँ और अपना पैसा क्लेम करें एंड आप उनको ये सुख दे सको। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। साधुवाद। आई होप ये एपिसोड देखने के बाद आप अपने शेयर्स क्लेम कर सकें एंड इसमें आपकी मदद करेंगे कीमती कागज़। एंड द डेडलाइन गिवन बाय द गवर्नमेंट इज़ 2025 दिसंबर। सो प्लीज़ आप उसके पहले आप कीमती कागज़ को ज़रूर अप्रोच करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।